आपने सर कंपैरिजन किया भी पंजाब के साथ, जिस तरीके से लिफ्टिंग की आपने बात की गेहूं की, ये कहते हैं सर, वो सरकार ये कहती है कि देखिए दूसरी चीजों में भी तो कंपैरिजन होना चाहिए ना, कि जैसे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, राजस्थान सरकार ने जो है वो 2 बार बढ़ा दिए, वहां पर जजिया करना ही कहते हैं कांग्रेस के साथी। या फिर पंजाब में अगर जो है वो कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि देखिए आबकारी जरूरी है, वहां पर शराब के ठेके खुलने जरूरी है, वहां कहते हैं तो कुछ नहीं बोलते, यहाँ हम खोलते हैं तो वो कहते हैं कि नशा फैला रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहां तक शराब का बंद का सवाल है, मैंने पहले दिन कहा था, लेकिन वो मेरी बात मानी नहीं गई। अगले दिन जब सेंटर ने कह दिया तो उन्होंने फैसला किया शराब बंद। लेकिन आप देख रहे हैं, जब ये फैसला हुआ कि शराब के ठेके खोल दिए जाए, आप दिल्ली को देखो, आप छत्तीसगढ़ को देखो, आप राजस्थान को देखो, राजस्थान में अभी छत्तीसगढ़ में देखो, यूपी में देखो, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन हरियाणा में तो कोई लाइन नहीं लगी। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शराब दलाल से लॉकडाउन में बंदी के दौरान बिक रही थी। तो इस और एसआईटी की बात करें, अब कई गोडाउन भी पकड़े गए और गृह मंत्री के बार बार बयान आते हैं, लेकिन एक एसआईटी बनाने में कितने दिन लगेंगे? ये भी मतलब जैसे लिफ्टिंग की तरह कछुए की चाल चली जा रही है, एसआईटी बनाने में भी कछुए की चाल है। तो ये बात है, कभी मैंने ये नहीं कहा कि आप इसका जो करो, जो चीज गलत है, सही है। हर जहाँ सहयोग की जरूरत है हम तैयार हैं, लेकिन जन विरोधी फैसलों में हम जो है इस बात का मुखालफत करेंगे। मैंने जैसे कहा, अभी कोई विवाद तो खड़ा नहीं करना चाहता। वो डीजल और पेट्रोल पे भी कह रहे हैं, डीजल और पेट्रोल का भी कंपैरिजन वो कह रहे हैं साथ साथ। हाँ, डीजल का 2014 में कितना वैट था? 9.24 था, 9.25%। इन्होंने बढ़ा के 18% कर दिया और फिर 1 रुपया और लगा दिया। भाई जब ऑलरेडी डबल आप वैट लगा चुके हो, आप अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार से मुकाबला करो, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार से मुकाबला करो। पंजाब का राजस्थान क्या मतलब? उन्हें और जगह रियायत दी होगी, उन्होंने और काम किए होंगे, और मतलब किया होगा। हरियाणा में क्या था वैट का, क्या रेट था वैट का? ऑलरेडी डबल कर चुके हैं आप, और कितना मतलब इसमें आप बोझ ला दोगे किसान को? अब बिजाई का सीजन है, अब जरूरत है उसको। तो ये सरकार का पैसा कहाँ गया? ये 1 महीने में, 1.5 महीने में सरकार पे आ गई है, पैसा कहाँ है इनका? अरे साहब देखिए, मैंने कहा ना, मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन जब हमने सरकार छोड़ी, जब तो 60,000 करोड़ था, 66 में हरियाणा बना, अब 2 लाख के करोड़ के करीब हो गया। तो इसका जवाब तो सरकार ही देगी। मैं तो कई बार पूछ लिया, लेकिन वो 5 साल, मैं आज ऐसा विवाद नहीं खड़ा करता, लेकिन जो 5 साल तक इनकी कार्रवाई रही, इवेंट मैनेजमेंट में लगते रहे, लेकिन आज जैसा मैंने कहा, आज इन बातों का सवाल मैं नहीं खड़ा करना चाहता, विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। आज लड़ाई लड़नी है, अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हमारी भी है। तो हम सबकी, लोगों की, देखिए आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, हरियाणा में कोई भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं मरा। क्यों? इसमें हमारा या सरकार का योगदान तो अलग है भाई, पार्टी क्या, उनकी पार्टी नहीं क्या, लेकिन असली योगदान एनजीओ का है। आपने कल देखा, कल जो ये प्रवासी मजदूर गए हैं रेलों में बैठकर, आप रेलवे स्टेशन पे देखो, उनके लिए भी 2-2, 3-3 दिन की रोटी जो है एनजीओ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ताकि रास्ते में भूखे ना रह जाएं। तो ये एनजीओ ने, सबने मिलके काम किया भाई, वही उसी भावना से करना चाहिए। मैं तो जन विरोधी फैसले वापस ले लें। आपने सरकार की बहुत सारी विफलताएं गिनाई, कोरोना के मोर्चे पे सरकार किन किन मोर्चों पे विफल रही। सरकार ने अब एक बड़ा, नहीं गिनाई मैंने, विफलताएं गिनाऊंगा तो बाद के समय, अभी विफलता के मैंने शुरू में कहा है तो मैं विवाद, लेकिन मैंने फैसले जो हैं, जो लादे गए हैं, जो किसान पर और गरीब आदमी में, जो उनका कहा है कि ये वापस लें। जी सरकार ने, विपक्ष का नेता हूँ, मेरा हक है। जी बूढ़ा साहब, सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि औद्योगिक गतिविधियां शुरू करी जाएंगी। जब श्रमिक ही यहाँ से चले जाएंगे तो उद्योग कैसे शुरू होंगे? तो ऐसा माहौल करना चाहिए ना, श्रमिक ना जाएं, लेकिन कोई जाना चाहता है उसको जबरदस्ती नहीं रोक सकते आप। ओडा साहब, इसी से जुड़ी हुई बात है। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, अभी भी लग रहा है कि आगे फिर दोबारा लॉकडाउन बढ़ेगा।
बेरोजगारी का जो संकट है वो देश प्रदेश पर बहुत बड़े तौर पर आने वाला है, उसको लेकर के कोई तैयारी बेरोजगारी तो राष्ट्रीय एवरेज जो है ना 28, अब बीच में 28%, हरियाणा में तो सबसे पहले ज्यादा बेरोजगार थे, 28% बेरोजगारी थी हमारी, और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ये एक गंभीर समस्या है, ये है। पहले लड़ाई कोरोना से लड़ लो, ये इसकी क्या प्लानिंग करनी चाहिए सरकार को? साथ लड़ना पड़ेगा। अब रोजगार उपलब्ध कराने पड़ेंगे आपको, बल्कि जो मेरे को पता लगा कुछ सफाई कर्मचारी और वो हटा दिए गए, ऐसा काम ना करे सरकार को। जो भी हो सरकार का आज काम, जब भी तो मैं कह रहा था कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं भाई। जिनको जरूरत है, जिनके धंधे बंद हो गए, जिनका रोजी रोटी चलनी मुश्किल है, उन लोगों के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए, उनको रोजगार देने का रास्ता ढूंढना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम साथ हैं, हमारा सुझाव लो, सुझाव देंगे, काम हो हमारी, हम वो करेंगे। हुड्डा जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड में पैसे को लेकर ऑडिट की मांग की है, जिस पर विज का जवाब ये आया है कि युद्ध के दौरान कभी भी ऑडिट का काम नहीं होता, और ऐसी बातों से राहुल गांधी की मंशा जाहिर होती है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये सवाल मैंने कहा, ये तो अपने अपने विचार की बात है। आज ये सवाल जो है, हम कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे तो ये सवाल तो उठेंगे ही। एक तरफ आर्थिक संकट की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री के भी फंड है, सब ये बाद की बातें हैं, ये उठेंगे, बाद में उठेंगे, ये तो उनको बाद में देखना। आज तो ये है कि हम लड़ाई कैसे लड़ें। उठाया तो राहुल गांधी ने है ना कि इसकी ऑडिट की जाए। हाँ, तो वो राहुल जी ने उठाया है, तो उनको, उनके दिमाग में कोई होगा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आपसे जी, मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते? मैं इस विचार का नहीं हूँ कि आज कोई विवाद खड़ा किया जाए जी, लेकिन इस बात विचार का जरूर हूँ कि कल को इस बात का जरूर हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर, आर्थिक संकट की बात लगातार हम कर रहे हैं। हमने देखा कि शराब के मामले में सोनीपत का एक मामला सामने आया जिसमें एसआईटी बना दी, लेकिन सिर्फ सोनीपत में शराब जो है वो ब्लैक की गई है ऐसा नहीं है, कई जगह पर जो शराब है वो ब्लैक की गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और आपको लगता है कि एक्साइज मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का सामंजस्य जो है वो एक दूसरे के विभाग के बारे में बोल रहे हैं कि अगर वो इसमें इस कार्रवाई में अगर पाई जाती है तो वहाँ कार्रवाई होगी। अब लेट क्या है, अब तक तो मेरे को ये मालूम था एसआईटी का डिक्लेयर किया, एसआईटी बनी नहीं है अभी। आपको, अगर आप कह रहे हैं एसआईटी बना दी, आपको ज्यादा पता हुआ एसआईटी बना दी तो कौन मेंबर बने उसके? वो टीसी गुप्ता जी को कर दिया सर, वो टीसी गुप्ता, हाँ जी टीसी गुप्ता, सुभाष यादव जी। लेटेस्ट नहीं पता ना। अब एसआईटी जिस स्पीड से बनी है, जितनी देर में बनी, आपके सामने है। लेकिन सवाल इस बात का, मैं आपको बता चुका कि भाई आप जब ये शराब के ठेके खुले और प्रदेशों में, दिल्ली में आपने तमाशा देखा, यूपी में देखा, लंबी लाइनें लग गई और ठेके बंद करने पड़ गए। हरियाणा में तो मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि लॉकडाउन के समय में शराब बंद करके उस समय भी शराब ही बिकती रही। जो L1 जिस दिन का खरीदा उसी दिन उनका स्टॉक चेक होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। तो ये तो एसआईटी का काम है, वो करेंगे। हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है शराब तस्करी में कौन ज्यादा जिम्मेवार है, अधिकारी या नेता भी इसके अंदर शामिल हैं? देखिए, मैं कोई निराधार बात नहीं करता हूँ, ये एसआईटी का काम है, सामने बात आ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ एसआईटी वाले ईमानदारी से जो है तक पहुंचने का काम करें। सर, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार में आपने बहुत कुछ देखा है और राजनीति भी लंबी हो गई है। ऐसा सरकार का कोर्स नहीं होता जब ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें लोगों को कुछ सहायता दी जाए, ऐसा कोई कोर्स का गठन नहीं होता क्या? तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो जब से आप और मेरी अभी समाज शुरू हुआ, यही बात मैं कह रहा हूँ। सरकार को मैंने कहा, हमने पहले दिन कहा भाई कर्जा, जब हमने कहा कि कल को आप कहोगे कर्जा ले लिया हमने, मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ इस काम के लिए, लोगों की सहायता के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हम कर्जा लेंगे तो उसका कभी हम सवाल उठाएंगे। आगे पहले कितना कर्जा लिया है, बाद में कितना कर्जा लिया हुआ हम उठाएंगे, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा। साहब, सरकार ने अप्रैल में 5,000 रुपया कर्ज उठाया है और मुख्यमंत्री से 5,000 करोड़ रुपए कर्जा अप्रैल में उठाया है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से परसों बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ये बता रहे थे कि 2,000 करोड़ रुपया मई में भी लिया जा रहा है। इतना कर्ज उठाने के बावजूद
ये जो कर्जा उठाया जा रहा है ये तो तनख्वाहें देने के लिए उठाया जा रहा है। और वेतन का 4,500 करोड़ का खर्च बता रहे थे, वो तनख्वाहें और वेतन। मैं सिर्फ कर्जा लेने की बात जब कही थी, जब मेरे पे आपने कहा, सवाल किया शुरू में, मैंने कर्जा लेने की बात जब कही थी, मैंने कोरोना की लड़ाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ हम इकट्ठे हैं इसके गरीब आदमी की मदद करने के लिए, किसान को बोनस देने के लिए और कोई मदद करने के लिए कर्जा लेना। सर सोनीपत का जो मामला है उसमें 2019 में भी 3 FIR हुई थी सर, ऐसी ही उस टाइम पे भी, और जिस आरोपी का नाम आ रहा है उसी के पास से शराब जब्त करके पुलिस ने उसी के गोदाम में रख दी थी, ये FIR के अंदर लिखा है। और अभी सर ये 5200 पेटियां हैं। SHO इन्होंने कह दिया कि ठीक है, SHO के ऊपर हमने कार्रवाई कर दी। आपको लगता है कि केवल भूपेंद्र जो है कल रिमांड पे कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये कहा है कि मैं SHO के साथ मिलकर करता था, केवल SHO स्तर तक का ये मामला है सर कि इतने ही लेवल पे ये हो जाती होंगी चीजें? देखो ये खाली SHO की तो बस की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को दोष निर्दोष, ना तो किसी को दोषी कहता हूँ ना किसी को निर्दोष कहता हूँ। जब SIT का गठन कर दिया गया आज जैसे आपने बताया, तो उसका काम करने दो इंडिपेंडेंट, उसमें कोई कमी दिखाई देगी, कोई ऐसी बात आएगी तो हम उठाएंगे इस बात को, जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन एक बात तो साबित है ना, जब यहाँ शराब के ठेके जिस दिन खोले लाइन नहीं लगी, उसका कारण तो जरूर जानना पड़ेगा। उसका कारण एक ही है, मेरा तजुर्बा ये है कि शराब तस्करी यूं की यूं चलती रही। सर क्या जो L1 के जो ठेके थे, L1 के जो ठेके हरियाणा में L1 के 52 ठेके थे जो नीलाम हो रखे थे, और जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी डिपार्टमेंट ने जब जांच कराई, 31 मार्च का जो स्टॉक था, वैसे तो 24 मार्च से हो गया था लॉकडाउन, 24 मार्च का स्टॉक, 31 मार्च का स्टॉक और अब 30 अप्रैल का स्टॉक जब चेक किया तो बहुत अधिकतर गोदामों से जितनी स्टॉक होना चाहिए तो उससे बहुत सारी कम मिली है, और किसी में स्टॉक ज्यादा मिला है, और सरकार उसकी जानकारी भी नहीं देना चाह रही है कि कितना कम मिला है। सरकार उसकी जानकारी भी नहीं दे रही कि कितना कम मिला है। SIT बनेगी तो हम सवाल उठाएंगे ही है। SIT का मतलब ये है, और ये जो है जो आगे देखो 1 साल होता है, आगे जो ठेके जो है ना, पता नहीं 10-15 दिन के और फालतू उड़ा दी, ये किस बात पे भाई? याद करें, गरीब आदमी की मदद करो, इनकी क्या जरूरत थी? SIT के ऊपर तो बात जब आएगी ना कि देखो उसने सरेंडर कर दिया भूपेंद्र ने, ये भी कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र ने ये कह दिया। SIT का जो मैंने पढ़ा है वो हरियाणा पूरा, हाँ पूरा हरियाणा, वो पूरा हरियाणा है, ब्रेक की बात नहीं रही ना, फिर तो हर मुद्दे की बात आ जाएगी उसमें। सर क्या कोई ऐसी और ये जो इनको रियायत की है, जो आगे ठेका लिया 365 दिन के बजाय 370 या कितने दिन का साल बना दिया, वो साहब आपको लगता है जो ये शराब का घोटाला हुआ है ये किसी राजनीतिक संरक्षण में हुआ है? मैंने जैसे आपको कहा ना, देखिए मैं किसी को दोषी या निर्दोष नहीं बता सकता हूँ। SIT बनने के बाद SIT काम है, अगर ये आपको ये लगता है कि SIT के बस की नहीं है तो किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा कराई जाएगा। हाँ हुड्डा साहब, 2 सवाल है। एक तो आगे धान की बिजाई होनी है, और हरियाणा पंजाब में ज्यादातर बिजाई में प्रवासी मजदूर हैं, वो उनका हमेशा से सहयोग रहा है, वो उनका काम करते रहे हैं। प्रवासी मजदूर धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण का समय है, और सरकार किसी को कोई राहत भी किसान को भी नहीं दे पा रही, मजदूरों को भी नहीं दे पा रही। तो इसमें आगे बिजाई कैसे हो पाएगी, और जिस तरह की अब शर्तें लगाई जा रही है उसमें कैसे बिजाई होगी? एक तो ये है। देखिए, और दूसरा क्या है कि बसों के भाड़ा बढ़ाना, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने, सब्जी फल पे मार्केट फीस लगानी, एक तरफ तो नए टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नया कर्जा भी लिया जा रहा है, और अभी किसी को राहत भी नहीं मिल रही। और आप बार बार पहले भी सवाल उठाते रहे कि सरकार ने पहले भी बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, तो अब किसी को राहत मिल नहीं रही, कर्जा भी सरकार ले रही है और टैक्स भी लगा रही है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ मराठ साहब, ये जो लगाया है पैसेंजर टैक्स बढ़ाया है, डीजल पे बढ़ाया है, और जो सब्जी मंडियों पे लगाया है, ये मैं कह चुका हूँ सरकार को कि वापस ले तुरंत, ये जन विरोधी है। और जहां तक धान की बिजाई का सवाल, ये बात ठीक है, मजदूर है नहीं, लेकिन सरकार को चाहिए उसको है मनरेगा में दें, किसान का जब मदद होगी, बिजाई जितनी हो मनरेगा में हो, और बीजने का
जो बोते हैं वो DSR के द्वारा की जाए, मतलब डायरेक्ट सीडिंग करी जाए, तो उसमें पानी का भी बचाव रहेगा और उसमें लेबर भी कम आएगी। उसका प्रोत्साहन जो इन्होंने पिछली बार 5,000 रुपए एकड़ देने की बात कही थी, वो तो किसी को दिया नहीं, तो उसके जो बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए उसको, ताकि और मनरेगा जो है किसान को और जो भी बिजाई में मजदूर काम करे उसको मनरेगा